स्वागत है आपके टर्निंग पॉइंट में। टर्निंग पॉइंट का ये एपिसोड किताबों के प्रसंगों से है, जिसका नाम है किताबनामा। और आज की किताब है राजशेखर मिश्र की किताब शतक वीर सचिन। और इसी किताब के बारे में आज हम आपसे बात करने आए हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम आज राजशेखर मिश्र की किताब शतक वीर सचिन के बारे में बात करेंगे। और ये जो शो का नाम है किताबनामा, जहाँ पर हम किताबों के बारे में बात करते हैं। और ये जो बुक है, इस बुक को डायमंड बुक्स पब्लिकेशन इसको छापा है और इसकी कीमत 125 रुपया है। कहने का मतलब एक घटिया फिल्म की टिकट से भी सस्ती है। ऑनलाइन पर थोड़ी सी 5 रुपया महंगी मिल सकती है। इसको खरीदिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। और किताब के बारे में बात करते हैं। देखिए, लेकिन इसके बारे में जो लेखक है राजशेखर मिश्र, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, राजशेखर मिश्र पेशे से एक पत्रकार है और इन्होंने अपनी पत्रकारिता लगातार 27 सालों से अनवरत कायम है इनकी। और अभी भी यह पत्रकारिता कर रहे हैं। इनकी पत्रकारिता मुख्यतः खेल से संबंधित होती है। और इन्हें भारत की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ पर भी किताब लिखी है। और सचिन तेंदुलकर की किताब तो मेरे हाथ लगी चुकी है, जिसकी किताब के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। शुरुआत इस किताब में होती है 2 अप्रैल 2011 का। वह समय वानखेड़े स्टेडियम और पूरा भारतवर्ष देख रहा है 28 साल बाद विश्व चैंपियन बनने का ख्वाब। लगातार 2 विकेट गिर जाते हैं और दूसरा विकेट गिरता है दुनिया के सबसे सर्वोत्तम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की 28 रनों की पारी समेट जाती है। और ऐसा इंडिया को ऐसा सपना लगता है कि जो 2003 का वर्ल्ड कप में जो दिल टूटा था, फिर कहीं वो दिल फिर टूटने जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गौतम गंभीर, विराट कोहली के शानदार पारी के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी की मैच भी जब पारी, भारत 28 सालों के बाद विश्व विजेता बनता है। लेकिन इस विश्व विजेता की कहानी में हम युवराज सिंह को भी नहीं भूल सकते। तो कहानी जो ये किताब होती है, इसकी शुरुआत 2 अप्रैल 2011 के समय से होती है। अब ये जब मैं बात बोल रहा हूँ तो एक नॉस्टैल्जिया फील मेरे साथ हो गया। मैं अपना एक बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जब ये भारत का मैच और श्रीलंका का वानखेड़े स्टेडियम में 2 अप्रैल 2011 के दिन शनिवार को हो रहा था, तो मैं उस समय दूसरी कक्षा में पढ़ता था। और स्कूल के अंतिम घंटी को हम लोग काफ़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि स्कूल की कब छुट्टी हो और हम लोग जाकर मैच देखे हैं। उस समय हमको श्रीलंका क्रिकेट के ज़्यादा खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मुझे लासित मलिंगा का नाम मैंने सुना था। और भारत की पारी खत्म होते हो श्रीलंका का पारी खत्म होते होते मुझे ऐसा सूचना मिला कि भारत का पहला विकेट गिर चुका है, दूसरा विकेट गिरता है और हॉल में लोग कहते हैं कि भारत गया। और जब धोनी का वह छक्का, जब पूरा हॉल उठता है और हम भी उठते हैं, वहीं से मैं अपने जीवन में क्रिकेट के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गया। क्रिकेट भी खेलने लगा, क्रिकेट देखने लगा। आज के समय भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आज के समय में भी मैं क्रिकेट देखता हूँ। लेकिन क्रिकेट खेलने की जो मेरी परंपरा है वो काफ़ी दूर चली जा चुकी है। तो आइए अब हम लोग किताब पर आते हैं। तो हमने बता दिया है इसके लेखक राजशेखर मिश्र है, सचिन के बारे में है। इसके जो कुछ पहलू है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ, यह अच्छी बात है। पाठककर्ता के पास ही सहमत असहमत का अधिकार होता है। जो पढ़ेगा वही तो इस चीज़ से सहमत असहमत होगा या उसकी आलोचना करेगा। तो शुरुआत करते हैं हम आपको बन गए वर्ल्ड चैंपियन से। देखिए, जो पहला ही लेसन का शुरू होता है कि भारत 2 अप्रैल 2011 की वो घटना शुरू होता है जब भारत वर्ल्ड चैंपियन बनता है। उसके बारे में बात की गई है कि कैसे भारत वर्ल्ड चैंपियन बनता है। तो ज़्यादा मैंने इसके बारे में नहीं बताया, आपको टिप्पणी बता दिया था कि भारत और श्रीलंका के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में हुआ था। भारत इस मैच को जीतता है और 28 सालों के बाद विश्व विजेता बनता है। 1983 में कपिल देव को विश्व विजेता बने हम लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन हम लोगों का स्वभाव है, मेरा सौभाग्य की बात है कि मैंने भारत को विश्व विजेता बनते हुए अपनी आंखों से देखा है। और मुझे उम्मीद है कि 2023 में भी रोहित शर्मा कप्तानी में हम फिर विश्व विजेता बनेंगे। आते हैं दूसरे लेसन पर, यह है भारत रत्न का मामला। देखिए, भारत किताब है सचिन पर। तो सचिन एक बहुत बड़े प्रोमिनेंट फिगर बन चुके हैं वर्ल्ड में। और भारत में आफ्टर रिटायरमेंट ये भारत में आवाज़ उठने लगी कि भारत का सर्वोच्च रत्न सचिन तेंदुलकर को देना चाहिए। लेकिन इसके विरोध में भी आवाज़ गूंजने उठने लगे। और कुछ का कहना था कि एक विदेशी खेल जिसका जन्म विदेश में हुआ है, अगर उस क्षेत्र में किसी भी खिलाड़ी को रत्न दिया जाता है, वो भी भारत का सर्वोच्च रत्न भारत रत्न, तो ये भारत के लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी। लेकिन दूसरा पक्ष भी कहता है कि अगर सचिन को भारत रत्न देना है तो मेजर ध्यानचंद्र को ही पहले भारत रत्न दिया जाए, जो हॉकी का जादूगर है। वो तो सचिन से पहले भारत का नाम हॉकी में ऊंचा कर चुके हैं, ओलंपिक में ऊंचा कर चुके हैं। उसके बाद की कहानी एक चीज़ ये भी है
कि बहुत घरों का ये भी कहना है कि नहीं सचिन इसके लिए पूरे फिट है। और रियलिटी और वास्तविकता आपके समक्ष है कि भारत का प्रथम खिलाड़ी और सबसे युवा व्यक्ति जिसको भारत रत्न मिला वह सचिन तेंदुलकर बन चुके हैं। हम भी उम्मीद करते हैं सरकार से कि मेजर ध्यानचंद को भी भारत रत्न दे। खेल रत्न का नाम बदलकर उनके नाम पर रख देना उनके लिए कोई बहुत बड़ी स्मृति के रूप में चीज़ नहीं हो सकती है। लेखक इसमें दो पहलू लिखता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्रिकेट भी बुक के बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो क्यों नहीं सचिन को भारत रत्न मिले। ये थोड़ा हमको हास्यपद लगा। लेकिन जब सचिन को भारत रत्न दिया गया था तो मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और केंद्र में यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के रूप में कार्यरत थी। आते हैं इसके तीसरे धड़े पर जो चैप्टर है, इसमें सचिन के आंकड़ों के बारे में बात किया। उन्हें किस देश के खिलाफ कितने रन मारे, कितने पारी खेली, क्योंकि पारियों के बारे में बात की है। आप क्रिकेट को फॉलो करते हुए तो मुझे नहीं लगता कि यह चैप्टर आपको ज़्यादा ज्ञानवर्धक होगी। श्रीमान सचिन, इसमें सचिन के बारे में बात किया गया है, वही फिर इनका स्कोर के बारे में बात की। लेकिन एक रोचक किस्सा इस चैप्टर में मुझे मिला पढ़ने के समय कि 1988 यानी 1988 को फरवरी महीने में सचिन और उनके साथी जो आगे चलकर भारत के लिए भी प्रतिनिधित्व किए विनोद कांबली स्कूली क्रिकेट मैच में 664 यानी 664 रनों की साझेदारी करते हैं और पूरी दुनिया को बताते हैं कि विश्व के मंच पर सचिन का आगमन होने वाला है। तो ये संदर्भ इसमें था। अब कैसे विनोद कांबली का मुलाकात होती है, सचिन के गुरु परंपरागत गुरु रमाकांत आचरेकर के साथ मुलाकात होती है, यह भी सरीखा और हिस्सा इस किताब में है। तो उसके बारे में हम अगले चीज़ों में बात करेंगे। आते हैं उसके अगले चीज़ पर। फिर फिट हो गया सचिन, अगला चैप्टर जिसमें सचिन को टेनिस एल्बो चोट की घटना के बारे में प्रसंग दिया गया है, जहां पर सचिन चोट लगने के कारण क्रिकेट से थोड़े समय के लिए दूर जाते हैं। लेकिन दर्शक की आंखें वह भी सचिन को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थी। फिर उस चोट से जल्दी रिकवरी लेकर मैदान पर आते हैं और अपने ही उस जलवा फिर से बिगड़ते हैं और भारतीय और पूरे दुनिया को अपना भक्त बना लेते हैं। भक्त शब्द का मैं प्रयोग किया हूँ इस पर। इसके बारे में आता है अगला चैप्टर 9 शतकों का शतकवीर। अब आप सोचिएगा मैं कुछ ज़्यादा ही तीव्रता से आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, क्रिकेट के फॉलो करते हैं, तो जितने भी चैप्टर मैंने अभी तक बताया है उसमें ज़्यादा जानकारी आपके लिए कुछ नहीं है, आप पहले से भी जानते होंगे। मैंने यही बोला कि कुछ इसके धरों से मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक नॉस्टैल्जिया फील नहीं मिलता है चैप्टर से। वर्ल्ड कप से जुड़ा कोई भी एक बेहतरीन प्रसंग नहीं मिला है। 2007 के वर्ल्ड कप का प्रसंग तो भाग्य के साथ दिया नहीं है। अब अच्छी चीज़ों के लिखते हैं, खराब दौर के बारे में कुछ लिख देते सचिन के साथ, तो वो भी चीज़ रहता। लेकिन बेहतर है लेखक होता है, किताब होती है। किताब कोई भी हो, पढ़ने से अच्छी चीज़ें ही प्राप्त होगी। तो 9 शतकों का शतकवीर अगला चैप्टर आपको बता दें कि जब किताब छपा या मेरे हाथ में जो किताब है इसका लेटेस्ट अपडेट या वर्जन आया है कि नहीं, मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसमें 99 शतकों के बारे में ही बात किया गया है। सचिन अपना 100वां शतक वर्ल्ड कप में ही पाकिस्तान के खिलाफ मार सकते थे, उनके पास सुनहरा मौका था। लगातार जीवनदान मिलने के बाद फिर भी वो आउट हो जाते हैं। शाहिद अफरीदी उनको कैच करते हैं और 2012 में एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ सचिन अपना शतकों का महाशतक पूरा करते हैं और विश्व के क्रिकेट इतिहास में एक नया कीर्तिमान साबित कर। उन्हें 462 मैचों में उन्हें 18,400 से अधिक रन उन्होंने टेस्ट वनडे में मारे हैं, जबकि उन्हें 13,000 से अधिक रन उन्होंने मारे हैं टेस्ट में। आपको हम ये भी चीज़ बताने चलते हैं कि सचिन वनडे में 49 सेंचुरी मारे हैं, जबकि उन्होंने टेस्ट में 51 सेंचुरी मारे हैं। आइए कौन किस देश के खिलाफ उनकी सेंचुरी कितनी रही उसके बारे में हम बताते हैं। आपको ये भी मालूम होगा कि सचिन सबसे अधिक नर्वस नाइटिस का शिकार भी हुआ करते थे। तो उन्होंने सबसे अधिक शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में मारा। ये जो मैं भी आंकड़ा बता रहा हूँ ये वनडे का है। 9वें शतक का शतकवीर ये कि जो चैप्टर इसमें बताया गया है कि सचिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा शतक 9 शतक जमाए हैं और उन्हें श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 8 शतक लगा है और केन्या के खिलाफ उन्हें 4 शतक लगा है। न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें 5-5 शतक मारे हैं और वह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने 4 और इंग्लैंड के खिलाफ 2 और नामीबिया के शतक के खिलाफ उन्हें कुल मिलाकर 48 शतक बनाए हैं। बांग्लादेश के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन उनका 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ ही था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था और उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच पाकिस्तान के खिलाफ 2012 में खेला था और आखिरी टेस्ट मैच 2013 वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दें। वनडे में 49 सेंचुरी और टेस्ट में 51 सेंचुरी। तो ये जो चैप्टर है इसके बारे में बताता है।
क्रिकेट की बात हो और दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ी सौरव बैडमिंटन की बात ना हो, यह कैसा हो सकता है। सन 1948 ईस्वी में सचिन को मुलाकात सौरव बैडमिंटन के साथ होती है। 1998 सचिन के लिए बहुत ही सर्वोत्तम साल रहता है, क्योंकि इसमें उनके बहुत सारी उपलब्धियां भी मिलती हैं, लेकिन यही साल होता है उनके हाथों से कप्तानी छीन जाती है। कप्तानी की कब मिलती है और कप्तानी कब छीन जाती है, इसके धारा में 2 चैप्टर इस किताब में दिए गए हैं। अंतिम किताब का जो अंतिम हिस्सा है उसमें इस सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो सौरव बैडमिंटन के साथ इनकी मुलाकात 1998 में होती है और इनको 1998 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के द्वारा सचिन को राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाता है, जो आज के समय में उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। तो इसमें एक तस्वीर का भी लेखक ने उपयोग किया है कि जब सचिन को भारत रत्न के नारायण द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये सारे इसमें का महाशतक 100 शतक लगाया है, जो अभी तक एक विश्व रिकॉर्ड है, अभी तक कोई नहीं तोड़ा है और ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली इस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। लेकिन एक चीज आपको ये भी बता दें कि जिस समय सचिन ने ये सारी पारियां खेली, उस समय पूरे विश्व में वो जो बॉलर थे वो डोमिनेट करते थे, जैसे वाकर यूनिस, वसीम अकरम, मार्कल मार्शल, एलन डॉलर, ग्रेन मैग्रा, ब्रेटली। तो ये सारे उस समय गेंदबाजों का ज़्यादा दबदबा था। आज के समय में गेंदबाज कहीं भी दिखाई नहीं देते। उस समय की जो क्वालिटी थी गेंदबाजों में, आज के समय क्वालिटी नहीं दिखती। यानी आज का जो समय है पूर्ण रूप से बल्लेबाज पूरे क्रिकेट जगह में डोमिनेट कर चुके हैं। लेकिन उस समय जब सचिन ने किया था तो उस समय वर्ल्ड क्लास बॉलों की कमी नहीं थी। तो एक चीज़ आपको बताते हैं कि 16 दिसंबर 1998 को वही तारीख है जब हमारे सुपर रमेश तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी बने जिनके बारे में कई बात, उन्हें दुनिया के एकमात्र और एक ऐसे राज बने जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 18 शतक बनाए थे। तो उस समय जो सबसे ज़्यादा शतकों का कीर्तिमान था उसके पास था, वो खिलाड़ी था जिसका नाम था डेसमंड हैंस। क्या नाम था उसका? डेसमंड हैंस, जो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज थे। उन्हें 17 शतक लगाए थे और उन्होंने 17 शतक लगाए थे और सचिन ने आप 18 शतक लगा के ये रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और आप देख सकते हैं कि सचिन आज के समय शतकों के मामले में कितने दूर चले गए हैं। इसमें कोई चर्चा की बात नहीं है। मजे की बात आपको ये बता दें कि सचिन ने एक दिवसीय क्रिकेट की जो शुरुआत की थी, क्रिकेट में अपना जो पहला शतक लगाया था उन्होंने 9 सितंबर 1994 को लगाया था। यानी एक वर्ल्ड कप खेलने के बाद भी वो अपने दिवसीय शतक नहीं लगाए थे। 1994 यानी वर्ल्ड कप के 2 साल के बाद उनको शतक के लिए इंतजार करना पड़ा और वो अपना पहला शतक लगाते हैं 1994 में और उससे अपना 18 शतक बनाए 16 दिसंबर 1998 को। यानी करीबन 18 शतक 4 वर्ष में, यानी 18 दिन के भीतर, यानी उन्हें 4 साल के अंदर उन्होंने 18 शतक लगाया। लेकिन वही जो वेस्ट इंडीज़ का बल्लेबाज था डेसमंड हैंस, उन्होंने 17 शतक लगाने में 16 साल लिया था। सचिन 4 साल में ही 18 शतक लगाए थे। सचिन का ये साल 1998 इतना बेहतर गया कि इन्होंने इस साल उन्होंने 9 शतक मारे और 9 शतकों के 9 या 7 शतक है, इसमें कंफ्यूज हो तो आप देखिएगा, और 1500 से अधिक रन उन्होंने मारे हैं। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। ये चीज़ आपको मुझे समझ में आई होगी कि बेहतरीन लगा। अब आते हैं उसके अगले हिस्से पर। विश्व के सबसे रईस क्रिकेटर, कोई भी पर्सनालिटी व्यक्तित्व तो जब बड़ी उपाधि ले देता है तो उस पर दाव खेले जाते हैं, बिजनेस के दाव खेले जाते हैं। उसके ये धारा बताया जाता है कैसे फील्ड में पैसा कमाने वाला खिलाड़ी अब फील्ड के बाहर भी पैसे की बारिश करने लगा। ये धारा इसके बारे में बताता है। तो एक रोचक किस्सा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे मज़ेदार चीज़ हमको यही लगा, किताब की सबसे बड़ी खासियत ये जो चीज़ दी गई है, मुझे इस चीज़ को नया जानने को मिला। के पिच के अंदर सचिन तो पैसे की बारिश कर ही रहे थे, लेकिन क्रिकेट के बाहर पैसे कमाने के सिखाया बंगलोर का एक लड़का जो अमेरिका में जाकर शिफ्ट हुआ, फिर भारत आता है पैसा कमाने के लिए। इसका नाम था मार्क मैस्काहान्स। उसके बारे में थोड़ा सा किताब अंकित करता है, रोचक किस्सा लगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मार्क मैस्काहान्स वह आज इस दुनिया में नहीं है। इनके बारे में ये भी बात है कि जब वो एक्सीडेंट से मरते हैं तो भारतीय खिलाड़ी अमूमन काली पट्टी जो बांध कर होते हैं वो फील्ड पर भी उतरे थे। और साथ ही साथ सचिन ने जो अपना विदाई, जो उनका अंतिम मैच था, जो उन्होंने विदाई भाषण जो दिया था, उसमें मार्क मैस्काहान्स की बात की थी। उनकी डील कैसे क्रिकेट जगत में एक हलचल पैदा करती है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं आपसे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि मार्क मैस्काहान्स जो है, उनकी एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था वर्ल्ड टेल, और वर्ल्ड टेल बहुत ही उस समय प्रसिद्ध थी। तो इसी मार्क मैस्काहान्स साहब ने सचिन तेंदुलकर से भी समझौता किया था। वह समझौता $75 लाख का था। यानी सचिन को हर साल
$15 लाख दिए जाएंगे खेलने के लिए, नहीं विज्ञापन करने के लिए। हर साल $15 लाख। कौन देगा? वर्ल्ड टेल कंपनी, जिसके मालिक है मार्क मैस्कहान्स। हालांकि इस काम में कोई नहीं कर पाता यदि रवि शास्त्री हमारे साथ नहीं होता है। मार्क मैस्कहान्स ने कहा था कि सचिन के साथ जो मेरी डील हुई थी, अगर रवि शास्त्री नहीं होते तो ये काम को मैं नहीं कर पाता। 1995 में जब ये डील हुई थी, यानी 1995 में जब डील हुई थी, तो सचिन ज़्यादा विज्ञापन में नहीं दिखते थे। एक्शन शूज में उन्हें 2 लाख रुपये मिले थे। एक्शन शूज का उन्हें विज्ञापन किया था, जिसमें मात्र उनको 2 लाख रुपये मिले थे। लेकिन 1996 में जब से सचिन की मार्केटिंग वर्ल्ड टेल ने शुरू की, तब से सचिन के ऊपर नोटों की बारिश जमा हो गई। एक आंकड़े तो यह भी कहने के हैं कि मैस्कहान्स ने सचिन से 5 साल की डील की थी। 1995 में जो डील हुई थी वो 2000 में डील क्या होगी? खत्म होगी। तो कुल डील 31.5 करोड़ रुपया की थी, लेकिन इस डील के पहले ही 3 साल में 40 करोड़ रुपया कमा लिए थे। कौन? वर्ल्ड टेल कंपनी ने, जिसका मालिक था मार्क मैस्कहान्स। यानी सचिन ने तो कमाया ही, साथ ही साथ लोगों को कमवाया भी। उनसे उनकी डील हुई थी। मजे की बात यह है कि जब से सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया, तब से सचिन की नहीं, क्रिकेट बोर्ड की भी कमाई हुई। यानी एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से उसकी बोर्ड की कमाई भी निर्भर करती है। वेस्ट इंडीज क्रिकेट क्यों डूबा? वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर लाएंगे हम। 1992 में वर्ल्ड कप में प्रसारण अधिकतर सिर्फ 25 लाख रुपये में बिके थे। 1996 में प्रसारण तेंदुल अधिकार बिके थे और 42 करोड़ में। 1992 का जो प्रसारण था, जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में खेला गया, और श्रीलंका इसमें विजेता हुआ, तो उस जो प्रसारण था वो 52 करोड़ में बिका। 52 नहीं सर, 42, सॉरी। सन 2000 में मैस्कहान्स ने तेंदुलकर के बीच हुआ समझौता खत्म हुआ, क्योंकि 1995 में ये समझौता हुआ था 5 साल के लिए, तो ये समझौता 2000 में खत्म हो जाता है। मैस्कहान्स ने सचिन से 5 साल का समझौता कर लिया। इस साल में उन्होंने सचिन को 100 करोड़ रुपये दिए जाने थे। साथ ही प्रतिवर्ष 10 के प्रतिशत की बढ़ोतरी भी। कुल मिलाकर यह डील तकरीबन 155 करोड़ रुपये की थी, और जो इस साल यानी 2005 में ख़त्म की जाएगी। वैसे एक बात पर हमें गौर फरमानी होगी कि मैच के अलावा यहाँ जहाँ उसे हर साल 25 करोड़ रुपये मिले, वहीं मैच फीस के रूप में वह 60 लाख प्रति वर्ष कमा रहे हैं। और सचिन के नाम पर एक मुंबई में रेस्तरां भी है, जिसका नाम है तेंदुलकर्स, उससे भी वो अलग कमाई हो रही है। तो विज्ञापन के क्षेत्र में जो उनको शोहरत मिली, नाम उन्हें कमाया, तो वर्ल्ड टेल कंपनी के कारण, मार्क मैस्कहान्स के द्वारा। सचिन को आप विज्ञापन में देखते होंगे तो विज्ञापन होम ट्रेड का हो, ब्रिटानिया का बिस्कुट का हो, एमआरएफ का हो। एमआरएफ से जुड़ा एक प्रसंग को बताते हैं। महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आपने देखा होगा, तो उसमें कैसे सुशांत सिंह राजपूत, जो महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाए हैं, अपने साथी से कहते हैं कि सचिन जो एमआरएफ का बैट से खेलते हैं वो कितना होगा, तो बताता है कि सचिन एमआरएफ के बैट से नहीं खेलते, एमआरएफ उनको पैसा देता है वो एमआरएफ का लगाने के लिए, जो भी हो। तो वीजा कंपनी, पावर, पेप्सी, फिएट, पोलियो से, ये सभी बहुत सारी रईस कंपनी है। एक रोचक किस्सा आपको बता दूं कि जो किताब में यही लिखा है कि जब सचिन एक विमान से जा रहे थे और उनको प्यास लगती है, तो जो विमान में एयर होस्टेस होती है तो उससे बोलते हैं कुछ पीने के लिए लाए, तो उनके लिए वो कोको कोला लाते हैं, लेकिन वो कोको कोला लेने से मना कर देते हैं। क्यों? वो हेल्थ को ज़्यादा प्राथमिकता ना देते, वो इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं कि वो पेप्सी का विज्ञापन कर रहे थे, इसलिए बोलते हैं कि आप कोको कोला छोड़ दें और पेप्सी ला दें तो मैं पी लूँगा। तो ये एक रोचक किस्सा था जो मिला। ये जो चैप्टर है इसने काफ़ी ज़्यादा दिया, और उसके बाद और खिलाड़ियों के साथ की गई है, सचिन की तुलना कंपेयर की गई है, और कैसे, और जो फार्मूला 1 रेस होता है, फिर एक खूबसूरत टेनिस खिलाड़ी के बारे में जिक्र की गई है, जिसमें एक धारा ये भी कहता है कि वो अपने खूबसूरती से ज़्यादा पैसा कमा रही थी, ना कि वो अपने प्रतिभा, खेल से ज़्यादा कमाई थी। कुछ जो भी हो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसके बारे में आपसे बात किया जाए। अब देखिए, अब लेखक ने थोड़ा ज़्यादा मेहनत की है। अमर उजाला ने एक अपने प्रकाशन के सचिन का उनका ज्योतिष विभाग पता कर दिया, और किताब में ये धारा ये दिया गया है जिसमें सचिन के नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति के बारे में बताई गई है। ये चीज़ मुझे, इसी चीज़ की मैं थोड़ा आलोचना कर रहा हूँ, ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया, और जो भी हो, लेखक की अपना विचार है। सचिन और उनका परिवार, इसमें थोड़ी सी कहानियाँ हैं
जो आपको रोचक लग सकती हैं। देखिए, वैसे तो आपको मालूम होगा कि सचिन का जन्म 24 अप्रैल 1974 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता रमेश तेंदुलकर, माता का नाम रजनी तेंदुलकर LIC में काम करती थी माता, जबकि पिता एक मराठी प्रोफेसर थे, कवि भी थे। 3 भाई थे सचिन सहित और एक बहन थी। शादी में उनकी पुणे होती है। अजीत तेंदुलकर का नाम जुड़ता है। अजीत तेंदुलकर ही वो भाई थे जिन्होंने सचिन के अंतर खेल प्रतिभा को संभाला। रामाकांत आचरेकर को से मिलाने में सचिन को रामाकांत आचरेकर से मिलाने में उनके भाई ने भी बड़ा योगदान दिया। यहाँ तक कि अजीत तेंदुलकर भी क्रिकेट के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे। नितिन तेंदुलकर उनके भाई थे जो एयर इंडिया में काम करते थे। और उनकी सचिन की बहन संपदा पालेकर, उनका विवाह पुणे में हुआ था। इसके सारी चीज़ें बाद में की गई है। फिर उनको सोसाइटी के बारे में बात की गई है। वो सोसाइटी बनाते हैं तो सचिन ज़्यादा स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, बच्चों के साथ घुल मिल रहते हैं, ज़्यादा घूमते नहीं। और अगर कुछ वो नहीं करते हैं तो वो साइकिल चलाते हैं। और एक पड़ोस में एक औरत की बात की गई जिसका नाम रहता लक्ष्मीबाई, जो सचिन मछली के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे और वो अपने घर पर मछली बनाती थी और सचिन को खिलाती थी। इसी चीज़ का भी इसमें जिक्र किया गया है। और इसके बारे में भी लेखक ये भी लिख रहा है कि जब भी सचिन को लक्ष्मीबाई मिलती हैं तो सचिन उनको बुलाते हैं और उनके हालचाल लेते हैं। दूसरा धारा सचिन के व्यवहारिक संबंधों से। सचिन के बारे में एक अफवाह भी उठा। मशहूर अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शिल्पा शिरोडकर नाम की कोई अभिनेत्री थी, उनके साथ अफवाह उठा कि सचिन के साथ इनकी शादी हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एक बगल में था कि सचिन के साथ इनकी शादी हो रही है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सचिन मराठी थे और शादी करते हैं एक गुजराती थे जिसका नाम है अंजलि तेंदुलकर, जो सचिन से उम्र में 5 साल बड़ी हैं। और एक दर्शक उनका फैन यहाँ तक करता है कि सचिन अपनी शादी एक वानखड़े स्टेडियम करें जैसे पूरा हम लोग देखें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो काफ़ी गुप्त रूप से शादी करते हैं और वो भीड़ भाड़ से काफ़ी दूर रहते हैं। सुप्रसिद्ध शो रूबरू, एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूं, ये जो किताब के लेखक हैं राजशेखर मिश्र, तो 1980 में बोला हूँ, 90 के दशक में रूबरू कर का एक शो आता था जिसके जो हेड थे वो राजीव शुक्ला थे। और राजीव शुक्ला, नैयर जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, लालू प्रसाद यादव हो, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी उन्होंने इंटरव्यू लिया है। वो एक बार देखिएगा, काफ़ी बढ़िया इंटरव्यू है। लेकिन सिमी गलवाल कड़का का भी एक शो आता है जिसमें अपने रेखा के वीडियो में मैंने बताया था कि रेखा का भी इंटरव्यू हुआ था। तो इसमें वो सचिन तेंदुलकर उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर को बुलाती है, लेकिन वो क्या आते हैं, मना कर देते हैं। आप बता दीजिए कि आपने अंजलि तेंदुलकर को इंटरव्यू देते हुए कभी सुना है, उनके परिवार को? नहीं। तो यानी लाइमलाइट्स जो है आप देखते हैं चौकाचौंध दुनिया, उससे उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा दूर रहता है, इसलिए सचिन पर आप कोई बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं दिखते हैं। तो उसके बाद अगला चैप्टर आता है माँ, बीबी और भाऊ के बारे में। मानी माँ जो कि रजनी तेंदुलकर है, बीबी अंजलि के बारे में, और भाऊ जो है भैया के बारे में। अरे अजीत तेंदुलकर का कहानी इसमें ज़्यादा दिखा था। आपको बता दें जो उनकी माँ थी रजनी तेंदुलकर, तो एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि जब वाकर 19 की गेंद पर सचिन तेंदुलकर को चोट लगी थी, यानी यह जो किस्सा है, देखिए, क्योंकि 15 नवंबर 1989 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन ने अपना आगमन कर लिए थे, मानी उनका डेब्यू हो चुका था। और पाकिस्तान के साथ जो तीसरा टेस्ट था सियालकोट में, तो सचिन को वाकर 19 की गेंद पर चोट लग जाती है। तो उसी से संबंधित प्रसंग है कि इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि जब आपने सचिन को चोट लगते देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लगा? तो उन्होंने बताया कि मैंने मैच नहीं देखती हूँ ज़्यादा, मैच से मैं दूर रहती हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ, मैं इतनी ज़रूर बता सकती हूँ कि जो मैच खत्म होता है तो मैं हाईलाइट देखती हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है कि मैच नहीं देखती। एक और किस्सा बताता हूँ अजीत तेंदुलकर से। सचिन मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे थे और उनके भाई जो थे वो अजीत तेंदुलकर छुप कर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और क्रिकेट मैच देखते हैं। देखते हैं तब अचानक उस जगह जो था, जो वातावरण जो था, उसमें आग लग जाता है। और उसके बाद जो अजीत तेंदुलकर उनके भाई अभी तक भी लाइव मैच सचिन को खेलते हुए नहीं देखते हैं। अब इसको अंधविश्वास कहा जाए, कुछ कहा जाए, लेकिन ऐसा है। सचिन के बारे में एक ही चीज़ है कि वह काफ़ी किसी भी विदेशी द्वारा जाने से पहले बड़े बुजुर्गों को पैर छूते हैं, पूजा करते हैं। जो गणेश जी की मूर्ति है, मंदिर है, तो अपने आवास से निकलते हैं, पूजा करते हैं, और गणपति जी की मूर्ति उनके दौरे के साथ रहती है। तो ये एक चीज़ था। पत्नी के बारे में कहा जाता है कि वह बच्चों के डॉक्टर हैं और 4 साल उम्र में 5 साल बड़ी हैं। अब अंजलि तेंदुलकर के बारे में किस्सा है कि उनके पिता भी कोई बिजनेसमैन थे
शायद मैं गलत हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी जो माँ थी वह विदेशी थी, अरे ब्रिटिशर थी। तो ये जो किस्सा आपको इसमें दिया होगा। कुछ पहाड़ियों का भी मुझे रखा है। सुनहरा बचपन, अब बचपन में दिया गया है कि कैसे वो खेल खेलते हैं। और आपको बता दें कि मुंबई में कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो जो उसको स्कूली मैच होता है वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में लिया जाता है। तो लाइमलाइट में लिया जाता है, यहाँ तक कि जो भी खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको अखबारों में भी अंकित किया जाता है। तो उनके भाई की मदद से, अजीत तेंदुलकर की मदद से, सचिन श्रद्धा आश्रम, क्योंकि दूसरे स्कूल में पढ़ते तो श्रद्धा आश्रम नाम का स्कूल था जिसमें रमाकांत आचरेकर की धूम मची थी ट्रेनिंग के रूप में। वहाँ पर ट्रेनिंग सचिन के लिए जाते हैं। और क्योंकि जो श्रद्धा आश्रम स्कूल था उनके जो घर जहाँ पर रहते थे सोसाइटी वो काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो बीच में चाचा घर बन रहता था। तो सचिन पढ़ने के बाद चाचा घर जाते थे, खाना खाते थे, क्योंकि उनके माँ ने उनको बोल रखा था। फिर वहाँ पर रमाकांत आचार्य के साथ वो ट्रेनिंग भी करते थे, और ट्रेनिंग के साथ करने के बाद वो सचिन फिर वापस आते थे और फिर वहाँ से घर जाते थे। फिर ज़्यादा समय होने के बाद वह वहाँ पर चाचा घर ही रुकने लगे, और कभी कभी अब परिवार के लोग उनसे मिलने लगे। तो ये एक धारा था। दूसरा धारा आपको बता दें कि रमाकांत आचरेकर जब शुरू में सचिन को देखते हैं तो उनकी प्रतिभा को, जो भी उनकी क्वालिटी थी वो उसको पहचान लेते हैं। और पहचानने के बाद सचिन को पहले फील्डिंग कराया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सचिन फील्डिंग ही ज़बरदस्त करते हैं और काफ़ी उसे प्रभावित होते हैं, फिर उनको खेलने का मौका मिलता है। अब एक चीज़ है कि सचिन कीपरिंग क्यों नहीं करते। एक बार रमाकांत आचरेकर नहीं था तो वो कीपरिंग करने चले जाते हैं, और अगले ही गेंद पर उनको चोट लगती है, और उनकी चोट जो होती है उनके नाक पर लगती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा रक्त निकलने लगता है। तब सचिन ने कभी भी कीपरिंग के बारे में सोचा ही नहीं। तो ये भी इसमें किस्सा आपको मिला। अब पहला जो मैच था स्कूल का, जो श्रद्धा आश्रम में खेलने के लिए जाते हैं, तो पहले ही मैच में शून्य में आउट हो जाते हैं। घर के लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थे कि सचिन आएंगे, जिनको घर में सच्चू के नाम से भी जाना जाता था, तो बताएंगे कि कैसे होता है। तो बताते हैं कि पहले मैच में ही 0 पर आउट होता है, लेकिन घर के लोग उनको अप्रिसिएट करते हैं, उनको सराहना करते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं। फिर सचिन जाते हैं और बेहतरीन पारियाँ खेलते हैं। उनके बहुत सारे पारियों के बारे में बात की गई, जिसके बारे में बताना मुझे उचित नहीं लग रहा है। उसके लिए आपको किताब ही पढ़ना पड़ेगा। मोटे मोटे तौर पर जो किताब नामा नाम का शो है उसके बारे में आप अपना फर्ज को अदा कर रहे हैं। तो पहले मैच में ही 0 पर सचिन आउट हो जाते हैं। एक रोचक किस्सा आपको ये है कि जब सचिन अब श्रद्धा आश्रम पहुंचते हैं तो सचिन को भारी बैट्स खेलने बहुत पसंद है। सचिन बड़ों को काफ़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं। अब सचिन अपना बैट खरीदवाने के लिए रमाकांत आचरेकर के साथ दुकान पर जाते हैं। तो रमाकांत आचरेकर बोलते हैं कि सचिन ये वाला बैट ले लो, लेकिन सचिन उस बैट को लेने से मना कर देते हैं। उनको जो पसंद आई होती है उसी बैट को लेते हैं। यानी फील्ड पर तो रमाकांत आचरेकर की बात मानेंगे, लेकिन सचिन जो ठान लेते थे वही करते थे। हमको लगता है कि यही जो खूबी है वह मैदान पर भी देखने को मिली। तो श्रद्धा आश्रम पहुँचते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अब यहीं पर विनोद कांबली के साथ उनकी मुलाकात होती है, और बहुत सारे वहाँ पर आपको देखते हैं कि कैसे वो 664 की वो पार्टनरशिप करते हैं, जो उस समय का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मुझे नहीं लग रहा है कि आज के समय में कोई रिकॉर्ड तोड़ा है, तोड़ भी दिया होगा। आजकल बल्लेबाजों का ही बोलबाला है। उसके बाद 14 साल की उम्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड और 346 वो रन मारते हैं। उसके बाद 15 नवंबर 1989 का वो दिन आता है जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो भाग लेते हैं, डेब्यू करते हैं और 15 रन की निजी स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उनका जो डेब्यू मैच था काफ़ी ज़्यादा खास नहीं था। रणजी ट्रॉफी से जुड़ा किस्सा होता है, तो उसके बारे में बात की गई है। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। और कप्तानी के बारे में आप देखिए, कुछ फिगर आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे सचिन विज्ञापन कर रहे हैं टीवीएस कार की, फार्मूला 1 यहाँ पर आपको देख और एमआरएफ यहाँ पर विज्ञापन करते हुए कुछ उनके अधिकारी जो फील्ड में वो करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले दिखाया कि के नारायण के द्वारा उनको राजीव गांधी खेल रत्न दिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सचिन को सीडी के काफ़ी ज़्यादा शौक थी, तो वो पाकिस्तान के दौरे पर गए हुए थे, तो एक सीडी की दुकान में चले जाते हैं। अपनी अपनी शौक होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुर सामग्री लता मंगेशकर के साथ इनका मिलन होता है। ये लता मंगेशकर के साथ मुलाकात ये करते हैं, तो वो चित्र बाघा बॉर्डर पर सैनिकों के साथ ये सारे चित्र दिए गए हैं इस किताब में। आज 31वां जन्मदिन अपने पत्नी के साथ मना रहे हैं, वो भी चित्र आपको इसमें दिख सकता है। बाकी उनकी रिकॉर्डर की बात की गई। अब सचिन को देखिए, अब फिर एक और चैप्टर, कौन बड़ा, सौरव बैडमैन या फिर सचिन। सौरव बैडमैन ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज थे। क्रिकेट की जब भी बात होगी इनके बिना क्रिकेट अधूरा है। 52 टेस्ट मैच, 6000 से अधिक रन और 99 का औसत एवरेज, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 99 का औसत कौन करता है भाई।
सचिन के साथ इनकी कंपेयर की गई है तो सचिन जितना मैच में शतक मारते थे टेस्ट में, सचिन उतना भी नहीं कर पाए। तो उनसे एक बार पूछा गया कि आप सब सचिन को खेलते देखते हो तो आपको कैसा लगता है, तो उन्हें बोलते हैं कि जब भी मैं सचिन को खेलते देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद ही खेल रहा हूँ। उनकी पत्नी जो डैन बैडमैन की पत्नी थी जेनी, उनको भी इसमें बताया गया है कि वो भी बोलती है कि हाँ जब वो सचिन को खेलते देखते हैं तो लगता है कि खुद सौ डॉट बैटमैन खेल रहे हैं। तो ये एक किस्सा है। अब कोई इतना बड़ा बल्लेबाज बोले कि जब मैं खेलते देखता हूँ तो मुझे अपनी याद आती है, तो इससे बड़ा बात सचिन के लिए क्या हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ एक चैप्टर में दिया गया है कि खलीफाओं का मानना, यानी कुछ बड़े बड़े जो खिलाड़ी हो सचिन के बारे में क्या बोले, जैसे हरभजन सिंह, वाकर यूनिस है, मदन लाल हो गया, कृष्ण कुमार। अब देखिए एक इसमें एक चीज़ हमको एक धारा मिला कि जो महेंद्र अमरनाथ हैं तो बहुत सारे अंधविश्वासों पर विश्वास करते हैं। जब फील्ड पर उतरते हैं तो वह लाल रुमाल अपने हमेशा जेब में रखते थे फील्ड पर उतरने से पहले। बिशन सिंह बेदी के बारे में बात की गई है, नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कि उन्होंने सचिन के बारे में बताया था कि कैसे चोट लगने के बाद उन्होंने बोला कि मैं खेलूंगा। ये तो बहुत बड़ा है और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होता है, जैसे संदीप महेश्वरी हो, सोनू शर्मा हो, विवेक बिंद्रा हो। तो ये जो प्रसंग है इसके बारे में खूब ज़्यादा बात की जाती है। कैप्टन सचिन के बारे में, कप्तान इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। कप्तान ये थोड़ा हमको बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा। कप्तान सचिन बने, अजरुद्दीन या तो फिर वहाँ पर एथी को क्या उनका नाम था मैं भूल रहा हूँ, अजय जडेजा को भी कप्तान बनाया था, फिर अजरुद्दीन बाहर निकलते हैं। तो सचिन कप्तानी के रूप में खुद बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुए। कप्तानी भी 1998 में हट जाती है, लेकिन सचिन बल्लेबाजी के लिए बने थे और बल्लेबाजी के नाम पर पूरे विश्व भारत माता का नाम ऊपर कर दिया। फिर रनों के अंबर पर बैठे सचिन। इसमें जो आंकड़ा है मुझे बताना उचित नहीं लग रहा है क्योंकि ये पुराना आंकड़ा है। आज के आंकड़ा देखेंगे तो सचिन 100 शतक मार चुके हैं। इसमें 99 शतकों के बारे में बात की गई है। पूरा जो टेस्ट मैच है 159 के टेस्टों की बात की गई, जबकि सचिन 200 टेस्ट मैच खेल गए हैं। तो इसके बारे में भी बात ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। फिर एक इंटरव्यू के बारे में बात किया गया, जो सचिन के साथ इंटरव्यू किया गया है, तो उसमें जूते आप कैसे पहनते हैं, फिर आप हाल जो आपका बैट है उसका वजन कैसा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंटरव्यू में प्रसंग की गई है। उसके बाद 15 नवंबर 2009 का दिन आता है जहाँ पर वह उनको 20 साल क्रिकेट में हो जाता है और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पारियाँ यहाँ पर दी गई। और लेखक ने अंत में बयान किए हैं कि कुछ उनकी जो टेस्ट पारियाँ थी, टेस्ट पारियाँ है ना, वनडे की पारियाँ उन्होंने इसमें अंकित कर दिया। सचिन का सर्वोत्तम स्कोर 2000, वनडे में उन्होंने 2000 स्कोर सबसे पहले मारा था। तो वो कोई बल्लेबाज है तो वो सचिन है। और उन्होंने किसके खिलाफ मारा था, तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में मारा था। सचिन के बारे में मैं ये बताता हूँ कि सचिन को मैंने खेलते हुए देखा, बहुत कम देखा लेकिन मैंने देखा है एक 2 साल, क्योंकि हम 11 से मैंने क्रिकेट थोड़ा समझना शुरू किया तो सचिन उस समय खेल रहे थे। और जैसे मैं क्रिकेट 1 साल 2 साल खेला, सचिन रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन मैंने खेलते हुए देखा है। सचिन का भी जो टेस्ट का जो अंतिम मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो हम लोग न्यूज़ पर देख रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ जो फ्री डिश होता था तो वहाँ पर जो जिस पर से मैच हो रहा था टेस्ट पर, उस पर हम लोग नहीं देख सकते। तो हम लोग न्यूज़ के माध्यम से इतना जरूर न्यूज़ पर बैठे हुए थे, देख रहे थे कि सचिन ने इतना रन मारा और बीच बीच में जो भी चल रहा था, तो उससे ही भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को खुशी मिलती थी। आज के समय में तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे चला गया है, उस समय भी था लेकिन हम लोग किसी कारण देखने में सक्षम नहीं थे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। किताबनामा थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा। अब देखिए इस किताब किन लोगों को पढ़नी चाहिए बता दें। जो लोग सचिन को जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके बड़े फ़ैन हैं और सचिन को खेलते हुए नहीं देखे हैं और उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए किताब बहुत बेहतर है। सचिन को खेलते हुए नहीं देखे हैं और उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए किताब बहुत बेहतर है। आपको नॉस्टैल्जिया फील कराएगा 2011 से वर्ल्ड कप जीतते हुए कुछ ऐसे, क्योंकि आप नए होंगे इस चीज़ के लिए तो आपको ये चीज़ अच्छा लगे। लेकिन वैसे लोग जो सचिन को खेलते हुए भी नहीं देखे हुए हैं या खेलते हुए देखे हैं और क्रिकेट को ज़्यादा समय से फॉलो करते हैं और क्रिकेट में क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, नए नियमों में क्या बदलाव हो रहा है, वो जानते हैं। और सचिन के और क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा जानकारी है। अगर क्रिकेट को ज़्यादा जानकारी है तो सचिन के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी और सचिन के बारे में उनको ज़्यादा जानकारी होगी तो उनके जो संबंधित चीज़ें उन पर भी ज़्यादा पता होगा। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस किताब पढ़ने योग्य हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए टर्निंग पॉइंट, द मोर एपिसोड कमिंग अप। थैंक यू।